नमस्कार दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष पिछले सेशन की गई चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेशन में सुप्रीम कोर्ट टॉपिक के तहत ही कुछ और नए आर्टिकल की चर्चा करेंगे हम लोग। तो बच्चे, आप लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें और वीडियो में आप अंत तक देखें वीडियो को, ताकि अंत तक देखेंगे तो टॉपिक आपको समझ में आएगा और कि मैं क्या चीज़ों को बता रहा हूँ, किन किन बातों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि प्रारंभिक पार्ट में वो आर्टिकल ना हो, लेकिन हो सकता है कि मैं अगले आर्टिकल में उसे भी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ या बता दिया हूँ। तो पूरे अंत तक वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम जो पिछले सेशन में बात कर रहे थे वो आर्टिकल 142 के बारे में बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट यदि है तो हाई कोर्ट के किसी मामले को एक हाई से दूसरे हाई कोर्ट में वह स्थानांतरित कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 145 के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 145 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 145 में किसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल 145 में प्यारे दोस्तों कहा गया है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है। आर्टिकल 145 जो है सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है, यह पावर देता है कि वह अपनी प्रक्रिया से संबंधित, आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह अपनी प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है। क्या बना सकता है? नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन यह बनाया गया कानून या नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बन सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना नहीं बन सकता है। समझ गए? और ये नियम जो होते हैं, ये जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार तो दिया गया कि भाई ठीक है, आप कानून बनाइए, अपने प्रक्रिया से संबंधित आप कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के, लेकिन ऐसा कानून न बना दीजिए कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून से जो है सो उसके विरुद्ध हो जाएगा। ये भी बातें कही गई आर्टिकल 145 में। अगर आर्टिकल 145 4 की बात करें हम लोग, आर्टिकल 145 के 4 में क्लॉज 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 145 के क्लॉज 4 की बात करेंगे हमारे प्यारे दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा, बंद कमरे में नहीं। आर्टिकल 145 के क्लॉज 4 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा वह खुले ओपन सुनाए जाएंगे। समझ में आ गया? ओपन सुनाए जाएंगे, बंद कमरे में नहीं सुनाए जाएंगे। समझ में आ गया? खुले न्यायालय में सुनाए जाएंगे, बंद कमरे में नहीं सुनाए जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल अगर 13 की बात करें, आर्टिकल अगर 132 की बात करें, 132 की बात करें, आर्टिकल 133 की बात करें, तो ये सब ऐसे अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को क्या देते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम और पूर्ण अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 याद कर लीजिएगा। बात कर रहा हूं मैं अनुच्छेद 32, 132, अनुच्छेद 133। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को क्या देते हैं? अंतिम व्याख्याकार बना देते हैं, अंतिम व्याख्याकार बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने की तुम पूर्ण अधिकार दे देते हैं। समझ गए? अब देखिए आर्टिकल 146 की बात करें, अनुच्छेद 146 की अगर हम बात करें कि 146 में क्या है, तो आर्टिकल 146 में कहा गया है कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, को यह शक्ति दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों व सेवकों की अपॉइंटमेंट करें। इसके तहत आर्टिकल 146 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI से लिख देता हूं, CJI को यह अधिकार है कि वे सेवकों की नियुक्ति करें। सेवक हों, कर्मचारी हों, उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 146 के तहत।
अब अगर आर्टिकल अनुच्छेद 138 की बात करें, अगर हम अनुच्छेद 138 की बात करें, आर्टिकल 138 की अगर बात किया जाए कि इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि संसद पार्लियामेंट जो है वह यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट जो है संघ सूची के विषयों में, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स में, संघ सूची जानते हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाता है, तो संसद जो है आर्टिकल 138 में कहा गया कि संसद जो है संघ सूची के विषय में सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। ये बातें किसमें कही गई? आर्टिकल 138 में कही गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको बता दिए जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे, लेकिन अभी भी कुछ इसमें चीजें बच गई हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर योग्यता की बात किया जाए कि योग्यता क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक तो मैं आपको आर्टिकल वाइज आर्टिकल की व्याख्या करते हुए इसके तहत जो भी बातें थी ये मैंने आपको बताया, लेकिन अब जो बात करने वाले हैं यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये जो आपका गठन की बात कही गई है ना, योग्यता वगैरह जो गठन की बात की गई है, वहीं पे सब चीजें हम लोगों के आएंगे। तो योग्यता की बात करें कि योग्यता, किसकी योग्यता? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है, न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या जजों की योग्यता क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, समझ गए। 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, 65 आप लिखते चलिएगा, 65 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, 65 ईयर्स से अधिक ओल्ड ना हो। और इसमें कहा गया कि 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत करने का उन्हें अनुभव होना चाहिए, वकालत किए हों, या 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के पोस्ट पर रहे हों, या न्यायाधीश के पद पर कार्य किए हों 5 वर्षों तक, या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में, प्रेसिडेंट के नॉलेज में लॉ के बेटर जानकार हों, अच्छे जानकार हों। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। अब अगली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाते हैं, बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यदि वे रिटायर हो जाएं, तो क्या रिटायर होने के बाद भी कहीं पर काम कर सकते हैं, कहीं वकालत कर सकते हैं? तो यहां पर भी एक बातें बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज यदि रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर करने के बाद वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। हाँ, वे समितियों के अध्यक्ष बन सकते हैं, आयोगों के कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन के अध्यक्ष, इन सब पदों पर वे कार्य कर सकते हैं। इन सब पदों पर कार्य करना छूट है, लेकिन किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ केवल महाभियोग को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ केवल महाभियोग को छोड़कर अन्य मामले पर न तो संसद में बहस हो सकती है और न तो राज्य के विधानमंडल में बहस हो सकती है, कहीं पर भी बहस हो ही नहीं सकता। समझ गए? इतनी बातें इसमें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कभी कभी पूछ देगा कि अभिलेखीय न्यायालय का जिक्र किस आर्टिकल में है, इनमें से कौन से मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता में नहीं है, आरंभिक क्षेत्राधिकारिता में नहीं आते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत इनमें से कौन से केस नहीं आते हैं, कौन से मामले नहीं आते हैं, परामर्शी क्षेत्राधिकार का अधिकार जिक्र किस आर्टिकल में है, या परामर्शी क्षेत्राधिकार के किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो सार्वजनिक विषय के मामलों पर
वह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक संधि हो, समझौता हो, अगर कोई मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इन सब में सलाह देने के लिए वह बाध्य है। योग्यता से संबंधित देता है, योग्यता क्या है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है सो योग्यता आप लोग जान ही गए। अब इनको कार्यकाल भी आप समझ गए, कार्यकाल 65 वर्ष या तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन ये पद से हटाया कैसे जाएगा, तो हटाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, इनको पद पर से हटाने के लिए एक तरीका यूज किया गया है। खैर विगत कुछ वर्षों से तो इनके लिए भी महाभियोग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का जिक्र इनको हटाने के लिए नहीं किया गया। इनके लिए जो यूज किया गया है वह है कि संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से, स्पेशल मेजोरिटी से, संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से 50% प्लस 1 तथा 2/3 बहुमत विशेष बहुमत होता है। तो संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन याद रहे कि यह तभी हटाने का प्रस्ताव लगता है जब लोकसभा में 100 सदस्यों से हस्ताक्षर हो और राज्यसभा में 50 सदस्यों से हस्ताक्षर कराया जाए, तब यह प्रारंभ होगा हटाने के प्रस्ताव। समझ गए हमारी बातें? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी ऐसे ही हटाया जाता है। संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से ही राष्ट्रपति ही हटाता है। लेकिन आरोप क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है कि असंवैधानिक रूप से कार्य करने का, असंवैधानिक रूप से कार्य करने का, मतलब सॉरी असंवैधानिक नहीं, मतलब कि जब ये अपने पद पर सही तरीके से, मतलब असमर्थता का आरोप लगाया जाए कि कदाचार या असमर्थता का आरोप लगा करके ही न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। यही नहीं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर कमिश्नर्स हों, चाहे वे कैग हों, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स हों, चाहे वे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, इन सब को हटाने के लिए ही कहा जाता है कि पद पर से हटाने का आरोप क्या लगता है? तो कदाचार या असमर्थता का आरोप लगा करके इनको पद पर से हटाया जा सकता है। अब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है, लेकिन कुछ ऐसे न्यायाधीश जैसे सुकुमार सिंह एक न्यायाधीश थे जिनके ऊपर लगा था आरोप, लेकिन वे लोग पद रिटायर होने के पहले, सॉरी आरोप सिद्ध होने के पहले ही जो है पद से इस्तीफा दे करके लोग चले जाते हैं। ये रही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह के बारे में आप लोग ये सब बातों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें। तो आपने हटाने का तरीका भी देखा कि न्यायाधीशों को पद पर से हटाने का तरीका क्या है, नियुक्ति क्या है, इनके शक्ति कार्य क्या है, एक कहाँ पर जो है सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो है सो कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जब कार्य करेंगे तो उनको उसमें वेतन कौन सा मिलेगा, है ना, उनके कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं, हाँ, या फिर उनके कौन से जो है सो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो या फिर उनको हटाने का प्रस्ताव होगा तो किस तरह से उन्हें हटाया जाएगा पद पर से। इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको चर्चा विस्तृत रूप में कर दिया सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके बाहर आने की संभावना नहीं होते हैं, तो अब आप थोड़ा सा ये सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। हाँ, कभी कभी करंट जो जजेज होते हैं, करंट जजेज जो है, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका नंबर पूछ देता है कि किस नंबर के न्यायाधीश हैं जो अभी वर्तमान में हैं, या वर्तमान न्यायाधीश कौन है। तो ये सब चीज़ों को खासा क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे, है ना, करंट के तहत आप लोग याद करते रहेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक, नमस्कार।